नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने खबरों में सुना तो बहुत है, पुलिस रिमांड, न्यायिक रिमांड, ये शब्द। बिल्कुल। और ये अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग भी लगते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा क्यों, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, वही। पहले खबर आती है कि आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, फिर कुछ ही दिन बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो एक आम इंसान के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पूरा सफर है क्या असल में। और ये समझना देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। एक तरफ है राज्य की ताकत, जांच करने की शक्ति, और दूसरी तरफ एक अकेले नागरिक की आजादी, उसके अधिकार। ये दोनों रिमांड इसी महीन संतुलन को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। गिरफ्तारी हो गई, अब सबसे पहला पड़ाव आता है पुलिस रिमांड। हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि इस दौरान आरोपी पुलिस कस्टडी में होता है। अब पुलिस कस्टडी सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल माहौल कैसा होता है? देखिए ये सिर्फ जगह का फर्क नहीं है, ये पूरे माहौल और मनोविज्ञान का फर्क है। हम्म। पुलिस कस्टडी का सीधा मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से पुलिस के कब्जे में है, हम्म। आमतौर पर किसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में। हम्म। यहाँ वो बाहरी दुनिया से लगभग, आप समझिए, पूरी तरह से कट जाता है। हम्म। परिवार या वकील से संपर्क बहुत सीमित होता है। अच्छा। 24 घंटे वो जांच एजेंसी के ही इर्द गिर्द रहता है। तो ये एक ऐसा माहौल है जो पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में होता है। और इसका मकसद ही शायद दबाव बनाना है। बिल्कुल, मकसद है कि व्यक्ति के दिमाग पर जांच का दबाव बना रहे। और जाहिर है जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, इस दबाव का एक ही मकसद है, पूछताछ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सीमा लगाई गई है, अधिकतम 15 दिन। तो ये 15 दिन पुलिस के लिए एक तरह की डेडलाइन है। मतलब जो भी उगलवाना है, सबूत निकलवाने हैं, उसके लिए बस यही गोल्डन पीरियड है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे आप एक काउंटडाउन क्लॉक की तरह समझिए। ये 15 दिन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जांच की पूरी रणनीति तय करते हैं। इन्हीं 15 दिनों में पुलिस पर सबसे ज्यादा दबाव होता है कि वो केस में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करें। जैसे अपराध में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद करना, या चोरी का माल खोजना, या फिर किसी साथी का नाम पता करना। अगर ये 15 दिन निकल गए तो समझिए पूछताछ का सबसे अहम और सीधा मौका उनके हाथ से चला गया। इसीलिए शायद किसी भी बड़े केस में शुरुआती दिन इतने तेज होते हैं। हाँ, बहुत सघन और तेज। 1 मिनट, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, सघन। जब आप कहते हैं कि पूछताछ सघन होती है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि पुलिस दिन रात 24 घंटे सवाल पूछ सकती है? क्या सोने भी नहीं दिया जाता? इसकी कोई सीमाएं हैं? क्योंकि सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। नहीं, आपका सवाल बहुत बहुत वाजिब है, और कानून यहाँ भी कुछ सुरक्षा कवच देता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जिनके अनुसार आरोपी को अपने वकील से मिलने का अधिकार होता है। अच्छा। हालांकि ये पूछताछ के दौरान नहीं, बल्कि अलग से हो सकता है। फिर हर 48 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है, ताकि ये पता चलता रहे कि कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, पुलिस अपनी मर्जी से किसी को 15 दिन तक रख ही नहीं सकती। आरोपी को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और पुलिस को कोर्ट को ये समझाना पड़ता है कि उन्हें पूछताछ के लिए और समय क्यों चाहिए। तो कोर्ट एक बार में ही 15 दिन नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट एक बार में 2-3 दिन या शायद 5 दिन की रिमांड दे सकता है। और हर बार अवधि बढ़ाने के लिए पुलिस को ठोस वजह देनी पड़ती है। मतलब कोर्ट की नजर हमेशा पुलिस पर बनी रहती है। ये एक तरह का चेक इन बैलेंस है। सही कहा। ये न्यायिक निगरानी ही है जो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखती है। हाँ, कोर्ट पुलिस से पूछ सकता है कि पिछली रिमांड में आपने क्या प्रगति की। और अगर जवाब संतोषजनक ना हो तो अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस बस समय बर्बाद कर रही है या आरोपी को बेवजह परेशान कर रही है, तो वो आगे रिमांड देने से साफ इनकार कर सकता है। तो ये 15 दिन पुलिस के लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी। बिल्कुल ठीक है। तो मान लेते हैं ये 15 दिन का काउंटडाउन खत्म हो जाता है, या पुलिस को लगता है कि पूछताछ काफी हो गई है। अब क्या होता है? क्या आरोपी को घर भेज देते हैं? यहीं पर शायद कहानी का दूसरा और ज्यादा लंबा हिस्सा, न्यायिक रिमांड, शुरू होता है ना? हाँ, और ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक बड़ा ट्विस्ट। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है। अब अगर उसे जमानत नहीं मिलती तो कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेज देता है। जुडिशियल कस्टडी। जी,
और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप से निकलकर एक औपचारिक जेल में चला जाता है, जैसे इतिहाद जेल या आर्थर रोड जेल। मतलब अब वो पुलिस की हिरासत में नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब वो न्यायपालिका यानी कोर्ट की हिरासत में है। जेल का प्रशासन जेल सुपरिटेंडेंट के हाथ में होता है, जो पुलिस विभाग से अलग है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। ये तो खेल को पूरी तरह से बदल देता है। ये बुनियादी बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस का आरोपी तक सीधा एक्सेस खत्म। वो गोल्डन पीरियड खत्म हो चुका है। अब पुलिस अपनी मर्जी से जेल के अंदर जाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती। तो आरोपी एक तरह से पुलिस के सीधे मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर आ जाता है। हाँ बिल्कुल। वो जेल में दूसरे कैदियों के साथ रहता है, जेल के नियमों के हिसाब से जीता है और अपने केस की तैयारी के लिए उसे ज्यादा शांत माहौल मिलता है। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए जांच के दौरान पुलिस को कोई नया सुराग मिल जाए और उन्हें लगे कि आरोपी से दोबारा बात करना बहुत जरूरी है, क्या तब भी सारे दरवाजे बंद हैं? दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन अब उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। पुलिस को अदालत में एक अर्जी देनी होगी और बहुत ही मजबूत कारण बताने होंगे कि उन्हें दोबारा पूछताछ की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अगर कोई नया गवाह या सबूत सामने आ गया हो। अच्छा, तो मतलब ये गारंटीड नहीं है कि इजाजत मिल ही जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसकी इजाजत देना या ना देना पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर है और आमतौर पर अदालतें बहुत जरूरत होने पर ही इसकी अनुमति देती हैं। तो इसका मतलब न्यायिक रिमांड में भेजना एक तरह से कोर्ट का ये कहना है कि ठीक है पुलिस, आपका पूछताछ का समय अब खत्म हुआ, आप केस को आगे बढ़ाइए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस बात का एक साफ संकेत है। अदालत ये मानकर चलती है कि पुलिस को जांच के लिए पर्याप्त समय और मौका मिल चुका है। अब आरोपी को पुलिस के सीधे प्रभाव से दूर रखना जरूरी है, ताकि एक निष्पक्ष ट्रायल की नींव रखी जा सके। बिल्कुल। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर पूछताछ करनी ही नहीं है तो किसी को न्यायिक रिमांड में महीनों या कभी-कभी सालों तक जेल में क्यों रखा जाता है? इसका मकसद क्या है? उसे जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर दिया जाता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब न्यायिक प्रक्रिया के दिल में है। न्यायिक रिमांड के उद्देश्य पूछताछ से बिल्कुल अलग हैं। इसके मुख्य तौर पर 4 कारण होते हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि आरोपी सुनवाई के लिए उपलब्ध रहे। अगर कोर्ट को लगता है कि वो भाग सकता है, फरार हो सकता है, फरार हो सकता है, तो उसे हिरासत में रखा जाता है। दूसरा, सबूतों को बचाने के लिए। अगर ये डर हो कि वो बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या उन्हें मिटा सकता है, सही कहा, तो उसे जेल में रखना जरूरी हो जाता है। और तीसरा शायद गवाहों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है गवाहों को सुरक्षित रखना। अगर आरोपी प्रभावशाली है और बाहर जाकर गवाहों को डरा धमका सकता है तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। और चौथा कारण है समाज की सुरक्षा। अगर आरोपी पर कोई गंभीर अपराध का आरोप है और कोर्ट को लगता है कि जमानत पर बाहर आकर वो कोई और अपराध कर सकता है, तो भी उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ फोकस जांच से हटकर पूरी न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने पर आ गया है। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं, पुलिस रिमांड एक इन्वेस्टिगेटिव स्प्रिंट है। एक तेज दौड़ सबूत इकट्ठा करने के लिए। और न्यायिक रिमांड एक प्रोसीजरल मैराथन है। जिसका मकसद है कि जब तक केस चले तब तक सब कुछ अपनी जगह पर सुरक्षित रहे। बहुत बढ़िया सारांश है। एक का संबंध केस बनाने से है, दूसरे का संबंध केस चलाने से है। इस पूरी चर्चा के बीच हमारे स्रोत एक आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम बात पर जोर देते हैं, और वो ये है कि यातना पूरी तरह गैर कानूनी है। ये दोनों ही रिमांड पर लागू होती है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छी और आदर्श बात लगती है, लेकिन क्या ये हकीकत है? हम अक्सर हिरासत में हिंसा की बातें सुनते हैं, तो कानून और असलियत में इतना फर्क क्यों दिखता है? देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हिरासत में हिंसा एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानून के इस नियम का महत्व सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक कैसे? कानून ये कहता है कि किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक यातना पूरी तरह से अवैध है। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि जबरदस्ती से हासिल किया गया कोई भी बयान या कबूलनामा वो अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता। अच्छा। अगर कोई आरोपी अदालत में ये साबित कर दे कि उससे मारपीट करके कुछ कबूल करवाया गया था, तो पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। करने की प्रक्रिया का भी एक अहम हिस्सा है। मतलब गलत तरीके से मिला सबूत केस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर देता है। बिल्कुल। ये पुलिस के लिए भी एक चेतावनी है। कानून का उद्देश्य सच का पता लगाना है, लेकिन सिर्फ उन तरीकों से जो कानूनी और मानवीय गरिमा के दायरे में हों। यातना की ये पूर्ण मनाही इसी संतुलन का आधार है।
ये हमें याद दिलाता है कि किसी केस में नतीजा जितना जरूरी है, उस नतीजे तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। अगर रास्ता ही गलत हो तो मंजिल की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही मजबूत बात है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि पुलिस रिमांड जांच के लिए एक तेज, सघन और सीमित समय का हथियार है, और वो भी पूरी तरह कोर्ट की निगरानी में चलता है। सही है। ये केस की नींव रखने का समय है। जबकि न्यायिक रिमांड एक लंबी प्रक्रिया है जिसका मकसद पूछताछ नहीं बल्कि आरोपी, सबूतों और गवाहों को सुरक्षित रखना है, ताकि अदालत की कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल सके। और ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि हमारा कानून कैसे एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश करता है। एक तरफ अपराध की जांच की जरूरत है, जो समाज के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के अधिकार हैं, क्योंकि कानून की नज़र में हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक उसका गुनाह अदालत में साबित न हो जाए। और रिमांड के ये दो अलग-अलग चरण इसी निर्दोष माने जाने के अधिकार का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने कानून की किताबों में लिखे नियमों को समझा, लेकिन जैसा हमने बात की, जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है। तो सोचने वाली बात यह है, एक कानूनी प्रणाली सबूत इकट्ठा करने की अपनी शक्ति और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे बनाती है, और जब इस संतुलन में चूक होती है तो उसकी कीमत कौन चुकाता है।